हे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में, साथ ही साथ उस आईपीओ को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। बट उससे पहले अगर हम देखें तो आपने जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ मेला आने वाला है, सिंहस्थ, वैसे ही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मेला लगा हुआ है जहां पर कई सारे आईपीओ आए हुए हैं। 19 तारीख से 5 आईपीओ आए थे और 20 तारीख से कल 2 और आईपीओ आ गए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 7 से 8 आईपीओ अभी ओपन है। तो इन 8 आईपीओ में से किस आईपीओ में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, ताकि आपकी सारी चीजों का समाधान आपको मिल जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको किस आईपीओ में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना। आपका जो डिसीजन है वो आसान हो जाएगा। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और साथ ही साथ आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं डैम कैपिटल एडवाइजर्स के आईपीओ का एनालिसिस। बेसिकली अगर देखा जाए तो डैम कैपिटल एडवाइजर जो है ये इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकर है। ये कंपनी अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनमें है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसके थ्रू कंपनी का स्पेशलाइजेशन है इक्विटी कैपिटल मार्केट में, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में, और साथ ही साथ प्राइवेट इक्विटी एंड स्ट्रक्चर फाइनेंशियल एडवाइजरी में। कंपनी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में अगर फोकस ऑन रिसर्च एंड ब्रोकिंग में। साथ ही साथ अगर इसकी की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो कंपनी जो है 72 इक्विटी केस मार्केट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुकी है नवंबर 2019 तक, जिसमें 27 आईपीओस, 16 क्यूआईपीज एंड अदर सिग्निफिकेंट डील्स शामिल है। अब हम अगले अचीवमेंट्स की अगर इसकी बात करें तो कंपनी 23 ट्रांजैक्शंस में, जिसमें मर्जर एंड एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटीज एंड स्ट्रक्चर फाइनेंशियल्स को एडवाइस भी कर चुकी है। कंपनी के पास 263 ग्लोबली क्लाइंट है, जिसमें होल इंडिया एफपीआई रजिस्टर्ड है, यूएसए में है, यूके है, यूरोप है, हांगकांग है एंड और भी है। अगर ऑपरेशनल की बात की जाए, कंपनी के ऑपरेशनल हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी डिवीजन में कंपनी के पास 63 एम्प्लॉयज है, जिनमें से 29 जो है रिसर्च में है और 34 ब्रोकिंग में है। कंपनी के पास ओवरऑल ऑल बिजनेस की अगर बात की जाए तो 121 एम्प्लॉयज कंपनी के पास 31 अक्टूबर 2024 तक शामिल है। इसके और ये कंपनी के जो सारे ऑपरेशंस होते हैं, ये कंपनी अपनी एक सब्सिडरी है डैम कैपिटल, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है, यूएसए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू सारा ट्रांजैक्शन करती है। अगर इस कंपनी के हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात करूं मैं तो 1993 में कंपनी एसएस कांतिलाल ईश्वरलाल सब शेयर ब्रोकर एंड के नाम से स्टार्ट हुई, जो बाद में एसएस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड हुई 1994 में। फिर कंपनी को एक्वायर्ड बाय आईडीएफसी बिटवीन 2006 से 2008। फाइनली 2019 में कंपनी की जो ऑनरशिप है वो धर्मेंद्र अनिल मेहता एंड अदर्स में कन्वर्ट हो गई, जिसके बाद कंपनी डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के नाम से 2020 में एस्टैब्लिश। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा, 23 दिसंबर के दिन क्लोज हो जाएगा। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर है, 269 से 283 रुपीज का प्राइस बैंड है। 840 करोड़ का आईपीओ, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है, बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। रिटेल कोटा 35% है, क्यूआईबी कोटा 50% है, एनआई कोटा 15% है। चलिए अब हम एक बार बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और कितने शेयर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटेल के लिए जो मिनिमम है 53 शेयर के लिए 14,999 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। रिटेल के लिए जो मैक्सिमम है 13 लॉट अलाउ है, जिसमें 689 शेयर के लिए आप 1,94,987 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट के लिए होगा, 742 शेयर का, 2,09,986 रुपए के लिए। बिग एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 68 लॉट में होगा, 3,604 रुपए 4 शेयर के लिए, 10,19,932 रुपए के लिए। अब हम डेट्स की बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा, 23 दिसंबर के दिन क्लोज हो जाएगा। 24 दिसंबर जो है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रहेगा। 26 दिसंबर के दिन जिनको शेयर अलॉट होंगे उनके शेयर डीमैट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगा उनका फंड फ्री कर दिया जाएगा। 27 दिसंबर जो है इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। दोस्तों, अब हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। और फाइनेंशियल्स इसके जो है कंपनी ने मार्च 2022 से मार्च 2023 तक
के शो किए। असेट्स की बात की जाए तो 166.72 करोड़ की असेट्स मार्च 2022 की, मार्च 2023 की 1201.16 करोड़ की है और मार्च 2024 की 214.68 करोड़ की है। रेवेन्यू की बात की जाए 94.51 करोड़ की है मार्च 2022 की, मार्च 2023 की 85.04 करोड़ की है, मार्च 2024 की 182 करोड़ की है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 21.9 करोड़ का इनका मार्च 2022 का है, 8.67 करोड़ का मार्च 2023 का है और मार्च 2024 का 70.52 है। मतलब अगर देखा जाए तो इनके प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 87.97 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 2022, मार्च 2023 की 95.13 करोड़ और मार्च 2024 की 162.61 करोड़ की है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो 73.84 करोड़ के रिजर्व इनके मार्च 2022 के, मार्च 2023 के जो रिजर्व है 80.99 है, मार्च 2024 के 148.47 करोड़ के हैं। मार्च 2022 का इनका अगर बोरोविंग देखें तो 1.41 करोड़ है, 3.29 करोड़ की मार्च 2023 की और 4.93 करोड़ की मार्च 2024 की। बोरोविंग अगर देखी जाए तो इनकी बड़ी जरूर है, बट वो एक कहीं भी किसी भी सूरत में इनका लिए इशू नहीं है क्योंकि इनके पास सरप्लस फंड काफी अच्छा है, तो इस कंपनी को हम डेब्ट फ्री मान सकते हैं। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। तो आरओई कंपनी का देखें तो 54.72% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44.98% है, पेड जो है 38.75 करोड़ का है, प्रॉफिट प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 12.76 की है। 12.76 के सामने अगर देखा जाए 2 रुपए की फेस वैल्यू पे तो थोड़ा सा जो आईपीओ के प्राइस है वो महंगा है, थोड़ा और सस्ता होता तो ज्यादा अट्रैक्टिव होता। ईपीएस की बात की जाए 9.98 का है जो कि प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ सेम रहने वाला है। पी जो है 28.37 का है, ये भी प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ सेम रहने वाला है क्योंकि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, कंपनी के पास कोई भी फंड्स नहीं आ रहे। दोस्तों एक बार अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि कंपनी ऑब्जेक्टिव से आईपीओ क्यों ला रही है। तो कंपनी ने जो मेंशन किया, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब जो भी फंड्स आएंगे वो सारा शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा। अब दोस्तों हम एक बार समझ लेते हैं कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है ये इसके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट या उनके साथ कंपैरिजन करें तो कैसी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात की जाए तो इसका ईपीएस 52.51 का है, पी रेशियो 15.40 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43.25 का है, एनएवी देखी जाए तो 121.40 की, 50,511 करोड़ का इनका इनकम है। वहीं अगर जेम फाइनेंशियल की बात की जाए तो 4.29 का ईपीएस है, 21.43 का जो है पी रेशियो है, 0.25 का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 117.50 का एनएवी है इनका और 48,321 करोड़ की इनकी इनकम है। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल जैसी बात की जाए तो 41.16 का इनका ईपीएस है, 16.64 का पी रेशियो है, 27.89 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 147.12 का एनएवी है और 71,305.20 करोड़ का इनका इनकम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से थोड़ी सी महंगी है, बट फिर भी देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करती है और स्पेशली जो ये सेक्टर है ये अभी फ्लेवर्ड सेक्टर है, मतलब इस सेक्टर में पैसा बनने के चांसेस है। अगर गवर्नमेंट का या सेबी का डेटा देखा जाए तो 4.5% के आसपास के डीमेट अकाउंट इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी तक ओपन है। अभी हमारे पास बात की जाए तो वाइड रेंज ऑफ मार्केट अवेलेबल है, तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे हैं। आईपीओ पे भी पैसा बनने के चांसेस है और आईपीओ के बाद भी बन सकता है क्योंकि अभी सेक्टर जो है वो पसंदीदा सेक्टर है। अब एक बार हम इसका जो है जीएमपी देख लेते हैं कि जीएमपी क्या है। अब अगर जीएमपी की बात की जाए तो 56% का जीएमपी आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीएमपी किसी भी आईपीओ के लिए कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं है कि ये जो जीएमपी शो हो रही है इसी जीएमपी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी या इतना तो मिलेगा नहीं। जी नहीं, जीएमपी जस्ट लाइक एक ऑब्जर्वेशन है डिमांड ऑन सप्लाई का। जैसे आईपीओ की डिमांड होती है जीएमपी बढ़ जाती है, जैसे आईपीओ की डिमांड कम होती है जीएमपी कम हो जाती है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं कि आज सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या है इस कंपनी का। तो हम देखें 2 दिन का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है जिसमें ये आईपीओ फुल हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है। तो अगर बात की जाए तो 9.16 का जो है इनका रिटेल सब्सक्राइब हुआ है, 13.42 टाइम जो इनका है एम्प्लॉय कोटा सब्सक्राइब हो गया है,
एनआई की बात की जाए तो 11.56 टाइम सब्सक्राइब हो गया। ओवरऑल अगर देखें तो 7.10 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। दोस्तों कंपनी अच्छी है, सेक्टर पसंदीदा है और ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है इस आईपीओ में। मैं तो पैसे लगाने जा रहा हूं, आप क्या करने वाले हैं? आप अपना डिसीजन इस वीडियो को देख के ना लें, इस वीडियो से सिर्फ आप अपना डेटा एनालिसिस करें, फिर फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लें या फिर खुद की रिसर्च करने के बाद ही इस आईपीओ में निवेश करें। दोस्तों साथ ही साथ यदि अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर हमें फॉलो कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ यदि अगर अभी तक आप सिंगल एक ही अकाउंट से नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बजाय सिंगल अकाउंट से जो है बड़ी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल अकाउंट है आपका और आप उसमें 10 लाख की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस कम है। उसकी बजाय आप आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी के डीमेट अकाउंट ओपन करके उन सबके जो अकाउंट है उनमें आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ाएंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होगी तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो और जिन जिन फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट नहीं है, हमने डिस्क्रिप्शन में आईआईएफएल कैपिटल की फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक दे रखी है। उस लिंक के थ्रू आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट आपका या आपके फैमिली मेंबर का ओपन कर सकते हैं।